नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है और आरपीएससी क्या पूछ सकता है, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। देखिए, अवकल समीकरण का जो टॉपिक है वो आपको दो हिस्सों में मिलेगा। पहला, जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं, 12th क्लास की बुक को खोलेंगे तो समाकलन आपको पढ़ाया जाएगा, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाए जाएंगे। उसके जस्ट बाद में आता है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो अवकलन पहले से हो चुके हैं उनको वापस समाकलन की सहायता से उनको मूल समीकरण में कैसे प्राप्त करें। तो ये है अवकल समीकरण का सार। तो आपके पास अवकलन की हुई समीकरण होती है जिसे अवकल समीकरण कहते हैं, उनको वापस से आपको मूल समीकरण में लाना होता है। तो ये जो अवकल समीकरण है, तो ये आपको जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया 12th में होता है, आपका 12th बेस्ड टॉपिक है ये। लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कवर करना 12th में काफ़ी नहीं है। तो 12th में तो आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाता है कि अवकल समीकरण क्या होती है, उसके प्रकार, ये सब चीज़ें कराने के बाद में थोड़ा बहुत अवकल समीकरण को हल करने का तरीका बताया जाता है। उसके बाद में अगला हिस्सा इसको आपको कॉलेज में डाला जाता है। कॉलेज में सेकेंड ईयर में आपको अवकल समीकरण के नाम से एक बुक मिलती है। तो ये टॉपिक आपको दो हिस्सों में मिलता है, एक तो 12th में, एक यूजी में। वैसे ख़त्म नहीं होता, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो वहाँ जाते ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फिर मिल जाती है, और फिर उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता। अगर आप कभी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ चले जाइए, वहाँ भी ये तैयार है। तो ये टॉपिक एंडलेस है, और वैसे भी मैथ्स के हर टॉपिक एंडलेस है। शुरू होते हैं, ख़त्म होते ही नहीं, क्योंकि इंसान की जिज्ञासा कभी ख़त्म होती नहीं है। उसमें और चीज़ें ढूंढता रहता है, वो आगे बढ़ती रहती है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो बंद हो गई, हर चीज़ और बेहतर हो रही है, और बेहतर हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो 12th और यूजी, और दोनों ही आपके सिलेबस में है, दोनों ही आपके सिलेबस में है। आप चाहें तो यूजी वाला पढ़ लीजिए, उसमें 12th वाला भी कवर हो जाता है, क्योंकि 12th में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है, जो कि यूजी में भी है। तो यूजी में भी वो भी कवर हो जाता है जो आपका 12th वाला है, प्लस जो आगे का पार्ट है वो दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो पूछा जा सकता है। आरपीएससी कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो इस पर पूछ ही लेता है। 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और कई बार आरपीएससी को अगर बहुत ज़्यादा इस पर प्यार आ जाता है तो ये बाउंड्री पार कर जाती है, और ये पहुंच जाता है 8 से 9 क्वेश्चनों पे। आप कई सालों के पेपर देखेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन तक भी पहुंचे हुए हैं। तो टॉपिक है, देखिए बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो मतलब पेपर बनाने वाले की बड़ी परेशानी होती होगी। वो 5 क्वेश्चन अगर डालता है, भी लिमिट खत्म हो गई है 5 क्वेश्चन डालने, तो 5 क्वेश्चन उसको चूज़ करना मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि टॉपिक इतने अच्छे टॉपिक है कि वहाँ से 5 क्वेश्चन चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए 20 आइसक्रीम के स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें से आपको एक आइसक्रीम खानी है, कितना मुश्किल होता होगा। 20 आइसक्रीम के स्टॉल में से एक आइसक्रीम खाने, सिर्फ एक ही मिलेगी आपको, कितना मुश्किल है। बस उतना ही मुश्किल उसके लिए क्वेश्चन चूज़ करना है ये। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आप एवरेज मान सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक है जो आरपीएससी इसमें पूछता है उसके बारे में बात करते हैं, वही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ सीखिए, कोटि और घात निकालना। कोटि और घात, कोटि एवं घात निकालना दी गई अवकल समीकरण की बहुत ईजी टॉपिक है, और एक क्वेश्चन जो है हैंडी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे। तो कोटि एवं घात, ऑर्डर एवं पावर, ये दोनों चीज़ जो है, ऑर्डर और डिग्री जो है, इसको पकड़िए। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। एक आता है अवकल समीकरण बनाना, दी गई समीकरण को अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना, अवकल समीकरण बनाना। ये जो क्वेश्चन है आप 12th की किताब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12th की किताब खोलेंगे, अगर आप एनसीईआरटी खोल रहे हैं तो 9.1, 9.2, 9.3 3 तक हो जाएगा। और फिर है अवकल समीकरण का जो हल है उसकी जांच करना। मान लीजिए इनमें से कौन है जो अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, उसकी जांच करना। इसमें अभी कोई समाकलन नहीं है, समाकलन है ही नहीं। अभी कोटि घात अवकल समीकरण को देखना है, विश्लेषण करना है, पता लगाना है कि भाई कोटि कितनी है, घात कितनी है। अवकल समीकरण जो है वो कैसे बनती है, उसमें आपको अवकलन की जरूरत पड़ती है। तो ये है अवकल समीकरण बनाना। और फिर है जांच करना कि दिया गया सॉल्यूशन अवकल समीकरण का है या नहीं है। तो यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 मिल सकते हैं आराम से, टॉपिक है। फिर आ जाइए प्रथम कोटि वाले में, 2 टाइप जरूर पढ़िए। एक है समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, एक क्वेश्चन इस पे बनता है। एक है रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, ये तो पक्का ही है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। ये तो लिख के ले लीजिए, आएगा। रेखिक अवकल समीकरण ये तो आएगा ही आएगा, छूट ही नहीं सकता। उसके बाद आता है क्लोरेट इक्वेशन का, क्लोरेट इक्वेशन का। ये सब डॉक्टर गोखरू वाली बुक में अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ का है तो मैं आपको जगह बता देता हूँ कि डॉक्टर गोखरू वाली बुक में समघात समीकरण जो है वो एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण है एक्सरसाइज 2.4 और 2.5। ठीक है,
क्लोरेट इक्वेशन आपको मिलेगी एक्सरसाइज 3.3। उसके बाद आ जाए अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण, उसका CF निकालना अवकल समीकरण, उसमें CF और PI एक एक सवाल निकाल लीजिए। CF तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। PI निकाल लीजिए। PI e की पावर x का होता है, साइन का होता है, ठीक है, x की पावर n का होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, वो तीनों कर लीजिए, PI आ जाएगा आपको। और CF तो एक सिंपल सा तरीका है, आप करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है, जिसको आप कर लीजिए गोकुल वाली बुक में से। CF आपको निकालना आ जाएगा। PF निकालने के लिए आपको 6.3, 6.4 और 6.5 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। इतने में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक आपको जो करना है वो है इन सबसे आगे चल के द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है डॉक्टर गोकुल में। एक्सरसाइज नंबर 1 है, भाग 2। अवकल समीकरण की जो बुक है वो 2 भाग में, भाग 1 भाग 2। तो भाग 2 में जो आएंगे आप द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण के नाम से, रेखिक अवकल समीकरण। इसमें आपको सवाल नहीं निकालने, रिपीट कर रहा हूँ, सवाल नहीं निकालने, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। एक क्वेश्चन यहाँ के थ्योरी से पूछा जाता है, सिर्फ थ्योरी निकालनी, एक क्वेश्चन आपको थ्योरी से मिल जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए मैं गिनवा देता हूँ। एक यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ से पूछा जाता है, तो 1 2 लिख लीजिए, आप कहीं भी लिखना चाहें तो। एक और यहाँ से 2 3, यहाँ से 2 3 2 5 5 और 1 6 क्वेश्चन तो इजीली बनते हैं। ये टॉपिक जो मैंने बताए, इन एक्सरसाइज पे जाइए, इनको निकाल लीजिए। बस 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ से चुटकी में तैयार हो जाएंगे। और सिर्फ एक दिन लगेगा आपको ये निकालने में, सिर्फ एक दिन में आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई, आपको क्या पढ़ना है और आरपीसी आपसे क्या पूछेगा। अब पुराने साल के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, ताकि और आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो मैंने बोला है वो कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। आज हम करने जा रहे हैं अवकल समीकरण। अभी अवकल समीकरण का जो टॉपिक है ये आपको दोनों भाग में नजर आएगा। ये आपको सीनियर सेकेंडरी में भी है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में ये लिमिटेड है, छोटा सा है। लेकिन जैसे आप यूजी में जाते हैं इसका लेवल बढ़ जाता है, फिर आपका काफ़ी सारे कई प्रकार की जो अवकल समीकरण है वो शामिल हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी है, मतलब ये टॉपिक सीनियर लेवल में भी है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको एक्सरसाइज नंबर 9, एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9 आपको ये मिलेगी अवकल समीकरण की। और अगर आपके पास आरबीएससी की बुक्स है, आरबीएससी बुक्स खोलेंगे तो उसमें जो अवकलन की जो किताब है 12th में जो चलती थी 2009 से पहले, अवकलन की बुक के अंदर पीछे जो प्रश्नावली है वो अवकल समीकरण की है, ठीक है। और समाकलन के है तो सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन की जो बुक है उसके अंदर आपको लास्ट की जो प्रश्नावली है वो अवकल समीकरण की है। और अवकल समीकरण जब यूजी लेवल में आप जाते हैं तो डॉक्टर गोखरू वाली जो बुक है बीएससी सेकेंड ईयर में चलती है अवकल समीकरण के नाम से, उसमें आपका यूजी का जितना भी कंटेंट जो सिलेबस में बताया गया वो सारा आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक साथ ही करवा रहा हूँ। इसमें आपको दोनों ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी मिल जाएंगे और जो यूजी लेवल के वो भी मिल जाएंगे। दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मैंने सारे ही शामिल कर लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स डी वाई। एक्स प्लस वाई को इधर ले आइए, हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स प्लस वाई को आप टी मान लीजिए, एक्स प्लस वाई को टी मानते ही हो गया डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी टी, ठीक है। तो ये हुआ डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी टी बट्टा टी, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी टी बटा टी का लॉग टी प्लस समाकलन नियतांक सी। ये आपका आंसर आ गया, एक्स माइनस वाई लॉग टी प्लस सी। सी को आप चाहें तो इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है, और लॉग हटा दीजिए, एक्स माइनस वाई। देखिए सी को आप इधर लगाएं या उधर लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे कहेंगे सर सी इधर लग गया, सी उधर लग गया। ये दिमाग में, खुले दिमाग में ये बात रखिएगा, सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी का कोई सी नियतांक है। अगर आपने सी को मान लीजिए सी का मान 2 आने वाला था, सी इधर जोड़ रखा था 2 आ जाएगा, सी को इधर जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, वो रहेगा प्लस का 2 ही। इस साइड के लिए वो प्लस का 2 रहेगा, इस साइड के लिए माइनस का 2 रहेगा। अगर सी आप इस साइड लेंगे तो माइनस का 2 मान आएगा, सी साइड लेंगे तो प्लस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड प्लस का 2 ही आना था तो वो मान उतना ही रहता है। तो कोई सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सी का कोई भी रोल इसमें प्ले होता है, ठीक है। आप यहाँ से हटा दीजिए,
इसे ई की पावर में ले जाइए, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस सी, ई की पावर माइनस सी अलग, ई की पावर एक्स माइनस वाई अलग। ई की पावर माइनस सी को आप वापस से सी लिख सकते हैं, सी डैश, जो भी आप कोई और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वापस भी सी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, सी नियतांक है, नियतांक को माइनस से गुणा करेंगे वो नियतांक रहेगा, उसे ई की पावर पे लिखेंगे तो भी नियतांक रहेगा, नियतांक तो नियतांक ही रहेगा। एक आदमी के कान में कुछ डाल दीजिए, नाक में कुछ डाल दीजिए, ठीक है, गले में कुछ पहन ले, हाथ में कड़े पहन ले, तो क्या आदमी नहीं रहेगा? तो आदमी रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे नियतांक नियतांक रहता है जब तक कोई चर उसके साथ गुणा ना हो जाए। तो चर इसके साथ गुणा है नहीं फिलहाल, ये पूरा का पूरा नियतांक है, तो वापस सी हो गया। टी का मान एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर सी ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे इस ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा एक ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि एक्स माइनस वाई दोनों तरफ एक्स माइनस वाई आ रहे हैं, एक एक्स माइनस वाई है और एक एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और सी जो है वो इधर आ रहा है, आप कहेंगे सी इधर आ रहा है सर, सी तो आपके इधर आ रहा है, तो मैंने सी के बारे में बार बार कहा कि देखिए सी को आप इधर लाएंगे तो ये रहेगा 1/c, 1/c एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब 1/c को आप फिर से सी नाम दे दीजिए, क्योंकि सी अगर नियतांक है तो उसका उल्टा भी एक नियतांक होता है, तो इसलिए सी के खेल में मत पड़िएगा, सी की टेंशन मत लीजिएगा, सी इस तरफ आ रहा है या उस तरफ आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ना जब भी आप अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले सी की टेंशन आती है, सर सी को इधर जोड़ूं या सी को इधर जोड़ूं या सी को इधर जोड़ूं। देखिए वो नियतांक है, वो नियतांक है, वो अपने हिसाब से जो आप जिस तरफ जोड़ेंगे उसका जो भी आंसर आना है, इस साइड में अगर 2 आना है और आपने सी उस तरफ जोड़ दिया तो उस हिसाब से -2 आ जाएगा, ताकि इस तरफ आकर वो +2 ही रहे, तो अपने आप सेट कर लेगा, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए, समझ रहे हैं। चलिए फिर मैं आगे आपको विस्तार में, आप मेरा जो लेक्चर है उसको देखिएगा, विस्तार में मैंने सी का रोल समझाया है कि सी जो है वो आपके कुछ भी करने से सी नहीं बदलेगा, वो उतना ही आएगा कि आप इधर ले लें उधर ले लें 1/c ले लें, जो चाहे आप ले लीजिए, आप समीकरण में कोई बदलाव नहीं कर सकते सी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस 2y³ dy/dx बराबर y। पहले अच्छा ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहे हैं नवकार पब्लिकेशन की बुक से, ये यूजी का क्वेश्चन है, नवकार पब्लिकेशन की बुक से, डॉक्टर गोखरू की बुक से। नवकार पब्लिकेशन डॉक्टर गोखरू की बुक है। आप डॉक्टर गोखरू की बुक है अवकल समीकरण, जो कि नॉर्मली सेकेंड ईयर में चलती है, अवकल समीकरण के नाम से, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। उसे जैसे आप बुक को खोलेंगे, इस बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जाइएगा और आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। लगभग 8वां क्वेश्चन, शायद ये 8वां क्वेश्चन, लगभग 8वां या 9वां क्वेश्चन आपको होगा ये। आप जाके खोल के देख सकते हैं, रिपीट करो, खोल के देख लीजिए आप, नवकार की बुक में 8वां 9वां होगा, या बस 8 9 10 में से आसपास से कोई क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन भी सेम, ये भी अगर आप खोलते हैं तो वही नवकार पब्लिकेशन की बुक, डॉक्टर गोखरू की बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.4 में जाइए, 2.4 में आपको प्रश्नावली के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। डॉक्टर गोखरू की बुक में जाइए, नवकार पब्लिकेशन की बुक में जाइए, वहाँ जाते ही 2.4 एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। करना क्या है, dy/dx का पूरे सवाल में भाग देना है, dy/dx का पूरे सवाल में भाग देना है। जैसे आप भाग देंगे x प्लस 2y³ y dx/dy, ठीक है। अब आप x को इधर ले आइए, y dx/dy माइनस x बराबर 2y³ y का भाग देने पर dx/dy माइनस 1/yx बराबर 2y²। अब आप देख सकते हैं ये रेखिक समीकरण बन चुकी है, किसकी, x की। x की रेखिक समीकरण है तो p का मान कितना हुआ, p का मान हुआ -1/y, q का मान हुआ 2y²। ये है p और ये है q, इन्हें कहते हैं p, इसे कहते हैं q। और p और q क्या काम आते हैं, सबसे पहले आते हैं समाकलन गुणांक if निकालने के काम आते हैं। if होता है e की पावर समाकलन p dy, जब आपकी रेखिक समीकरण x के पदों में हो। p का मान है -1/y, -1/y का माइनस log y, माइनस को पीछे ले जाइए, e की पावर log y की पावर -1, e पे log हट जाता है, ये y की पावर -1 आ गई, यानी 1/y आ गया। समाकलन गुणांक आया आपका 1/y। फिर आपका अगला हिस्सा होता है if, जो भी आया उसको x से गुणा कीजिए फाइनल सॉल्यूशन के लिए, जो if आया उसको q से गुणा करके dy के साथ समाकलन लीजिए। तो if है आपका 1/y,
1 बटा वाई इंटू एक्स, आई एफ इंटू क्यू, क्यू है 2y², एक वाई कट गया, एक वाई बच गया, वाई का y² बटा 2 हो गया, कट गया, ये y² आ गया, प्लस हम आकलन दिया था c। अब आप इधर y से गुणा कर दीजिए इसको, x बराबर आ जाएगा y बाहर y² प्लस c। ये आपका आंसर है, c आपका आंसर है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़े, वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिपीट कर रहा हूँ, जाके देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी सेम। आप जाके डॉक्टर गोकुल की एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखिए, 6.2 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सरसाइज डॉक्टर गोकुल, दोबारा बोलो, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है, सुन लीजिए अच्छे से, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.2 में जाइए। एक्सरसाइज 6 का नाम है अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण को हल करना। उसमें जाइए, उसमें 6.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, इसमें पी निकालना है, इसके गुणनखंड कर ले, नीचे वाले के द्विघात समीकरण है, गुणनखंड हो जाएंगे d-1 d-2। अब जब आप e की पावर माइनस एक्स के e की पावर ax के लिए जब आप पी निकालने जाते हैं तो आपको जो x का गुणांक होता है वो d की जगह रखना होता है। तो यहाँ a जो है, जो x का गुणांक होता है उसको a पुकारा जाता है ना। जैसे कुत्ते को आप टॉमी कहते हैं, जैकी कहते हैं, टाइगर कहते हैं, वैसे ही x का जो गुणांक होता है e की पावर x में 1 आ जाता है, तो a बराबर 1 हो गया। ये आपको d की जगह रखना होता है, लेकिन ध्यान रखना होता है, जैसे कुत्ते को चाहे टाइगर कहिए चाहे कुछ और नाम दीजिए, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि काटे नहीं। तो वो भी आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि 1 आप रखने जा रहे हैं, 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो यहाँ नहीं रखना है, जहाँ 0 नहीं मिल रहा है वहाँ रखना है। तो 0 नहीं मिल रहा है उसमें रखिए, यहाँ रखेंगे तो 1 में से 2 गया, -1 आपका बाहर, इसमें नहीं रखना है। जो 0 दे रहा है उसमें नहीं रखना है, ठीक है, नहीं रखा। तो फिर जो 0 दे रहा है, यानी जो कुत्ता काट रहा है, उसका क्या करना पड़ेगा, उसका फिर कुछ और इलाज करना पड़ेगा। जैसे इसकी पावर 1 है, 1 पावर है, एक ब्रैकेट ऐसा है जो 0 दे रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ करना होगा x की पावर 1, माइनस का चिन्ह आपको ऑलरेडी बाहर है सो ही, बट्टा फैक्टोरियल 1। ये एक कौन है, एक जितने ब्रैकेट आपको 0 दे रहे हैं, जितने ब्रैकेट्स आपको 0 दे रहे हैं उनकी संख्या 2 है तो x की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2, 3 है तो x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3, ठीक है, साथ में आपका e की पावर x, तो ये आ गया -x e की पावर x, ये आपका पी हो गया। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये सब के सब यूजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, सब के सब, यहाँ पीजी का एक भी क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है, ये सॉरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। तो अगला क्वेश्चन है ये कि y बराबर x पूरक हल होता है। ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी जैसे ही आप दोबारा से डॉक्टर गोकुल की बुक अवकल समीकरण में जाइए, नवकार पब्लिकेशन में जाइए, बुक खोलिए, बुक के अंदर अवकल समीकरण में 2 भाग बनाए हुए, अवकल समीकरण भाग 1, अवकल समीकरण भाग 2। तो भाग 2 की जो पहली एक्सरसाइज है, भाग 2 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 खोलिए, जिसमें बताया गया है कि द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, जिस एक्सरसाइज का नाम है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, उसे खोलिए और उसका पहला पेज जाके खोलेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब कोई समीकरण इस रूप में हो, उसका पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर x तब होता है, y बराबर e की पावर x तब होता है जब, पकड़ लीजिए, लिख लीजिए, उसका पहला पेज बहुत काम का है, वहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1 + p + q 0 हो तो उसका जो CF है उसका एक हल, एक भाग y बराबर ex होता है, और y बराबर x तब होता है जब 1 + p + qx 0 हो, p + qx 0 हो तो y बराबर x होता है। तो अभी है p + qx, और उसमें और भी चीज़ें उस पेज पे जाइए, पढ़िए, या मुझे टाइम दीजिए मैं पढ़ाऊँ आपको। y बराबर e की पावर mx हो तो क्या शर्त होगी, और y बराबर x की पावर m हो तो क्या शर्त होगी, ये पढ़ना बाकी है, ये पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कई बार इस पर, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, यहाँ वाले में क्या है, ये कोस है, पी निकालना है आपको। कोस वाले में आपको क्या करना पड़ता है, कोस हो या साइन हो, दोनों के साथ हम एक ही बर्ताव करते हैं कि जो आपका x का गुणांक है, फिलहाल a ही है, हमें d² की जगह a² रखना पड़ता है, वो भी माइनस में, d² की जगह -a² रखना पड़ता है, बस शर्त वही है कि 0 ना आए। यहाँ तो 0 आएगा क्योंकि -a² + a² 0 आ जाएगा, तो आप नहीं रख सकते,
आप नहीं रख सकते। अगर जीरो वाला नहीं होता तो आप रख देते, जीरो वाला है तो आप नहीं रख सकते। बस अब आप ये देखिए कि कितने ब्रैकेट है जो आपको जीरो दे रहे हैं। तो जवाब है सर एक ब्रैकेट है, ठीक है, एक ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको करना होता है यहाँ पे x की पावर n इंटू माइनस 1 की पावर n बट्टा 2a की पावर 2a, a जो भी आपका x का गुणांक है वो 2a की पावर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि n 1 है, ये n है, जितने ब्रैकेट्स है उनकी संख्या n कहलाती है, फैक्टोरियल n। तो जहाँ 1 लिखा हुआ वो n है, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये सब 2 2 होते, ठीक है। फिर आता है आपका cos के साथ जो आपका ax है वो आएगा प्लस π/2 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 कौन? n अगर 2 होता तो यहाँ 2 आता, 3 होता तो 3 आता, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एक्स बटा 2a, और cos जो है cos ax प्लस 90 जो कि माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया x साइन एक्स बटा 2a, ये आपका आंसर आ गया। अब आप पूछेंगे सर आपने जगह नहीं बताई, ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपका आया डॉक्टर गोखरू की बुक में से, फिर से डॉक्टर गोखरू नवकार पब्लिकेशन अवकल समीकरण एक्सरसाइज नंबर 6.3 से। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपने अवकल समीकरण की गोखरू वाली बुक पूरी करवाई हुई है, आपने गोखरू वाली जितने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे करवाए हैं। तो मैंने इसलिए करवाए हैं बेटा, मैंने देखे, आप देख लीजिए भी, आपके सामने 5 क्वेश्चन मैंने किए, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन की मैंने जगह बता दी है। और अगर आप पुख्ता करना चाहें तो किताब खोल के कर लीजिए, किताब खोल के आप पुख्ता करना चाहें तो पुख्ता कर सकते हैं, फ्री हैं, आप जाके चेक कर लीजिए अगर मैंने गलत कहा तो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि आते और कहीं और से है ही नहीं, वहीं से आते हैं, तो क्या करूँ, करवाना ज़रूरी है, ठीक है ना। जहाँ से आते हैं वो जगह तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, मतलब CF ज्ञात कीजिए। अगर आप पहले ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से आया है तो चलिए, ये आया एक्सरसाइज नंबर 6.1 डॉक्टर गोखरू की बुक। अब आप बोलेंगे सर बार बार गोखरू कर रहे हो। कर नहीं रहा हूँ बेटा, आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, वही जगह है जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका PI, CF निकालना है, में तो CF निकालने के लिए हम D की जगह M रख देते हैं, तो ये जाएगा m³ माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2। कोई m का मान ऐसा रखिए जिससे ये 0 हो जाए। m का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 होता है, देखिए 1 और 4 5 और ये माइनस का 5 0 होता है, ठीक है। एक गुणनखंड तो m-1 हो गया, बचे हुए 2 गुणनखंड और निकाल लीजिए। बचे हुए 2 गुणनखंड निकालने के लिए या तो इस गुणनखंड का भाग दीजिए और फिर निकालिए, या फिर इसके टुकड़े करने का थोड़ा सा तरीका, सुंदर सा तरीका अपनाइए। देखिए ध्यान से देखिएगा मुझे, m³ माइनस m², ये 3m² था ना, इसमें से माइनस 1m² कर लिया, बचे हुए 2, इसको 2 लिख लिया, ठीक है। फिर 4m है, 4m को 2m करके और 2m कर लिया। त्रिघात समीकरण सॉल्व करनी आती है ना आपको? अगर नहीं आती तो ज़रूर सीखिएगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है अलग से, त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने का लेक्चर पढ़ा है, त्रिघात समीकरण का हल, इसका एक वीडियो लेक्चर सेपरेट बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है वो ये वीडियो लेक्चर त्रिघात समीकरण वाला ज़रूर देखें, ताकि त्रिघात समीकरण सॉल्व करनी आ जाए, क्योंकि काम आती है, कई जगह काम आती है, सिर्फ यही नहीं कि अवकल समीकरण में, बहुत सी जगह आपके काम आती है। m² m-1 माइनस 2m m-1 प्लस 2m-1, m-1 आपका कॉमन, और फिर आपका हो गया m² माइनस 2m प्लस 2, श्रीधराचार्य लगाना होगा, यहाँ तो m बराबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ श्रीधराचार्य लगाएंगे तो 2 प्लस माइनस b² में माइनस 4ac आ गया 8, 1 प्लस माइनस आयटा, यहाँ पे अल्फ़ा 1 हो गया, बीटा 1 हो गया, अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 1। अब अल्फ़ा 1 बीटा 1 तो अब बना दीजिए CF पूरा का पूरा, CF हो जाएगा C1e की पावर x, क्योंकि m का एक मान 1 है, वो हो गया, प्लस अब 2 काल्पनिक मान है, 2 काल्पनिक e की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा 1 है तो ये e की पावर x हो गया, प्लस C1 cos बीटा x, बीटा 1 है, प्लस C2 sin x, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब सर 7वां क्वेश्चन कहाँ से आया? 7वां क्वेश्चन आया आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 से, रेखिक अवकल समीकरण डॉक्टर गोखरू की बुक नवकार पब्लिकेशन
की बुक 1.4 से। x log x का भाग दे दीजिए और देखिए ये जो है रेखिक अवकल समीकरण है। dy बाई डी एक्स एक्स log x का भाग देने पर 1/x log x y बराबर log x कट गया 2/x आ गया। ठीक है, ये आपका p हो गया, ये जो y का गुणांक है वो आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। तो ये p और ये q। सबसे पहले आपको IF निकालना होता है, समाकलन गुणांक। ये y के रेखिक अवकल समीकरण है तो e की पावर p dx काम आएगा। p का मान होगा 1/x log x इंटू डी एक्स। log x को आप t मानेंगे, 1/x dt में आएगा। तो ये हो गया आपका 1 पावर 1/t dt। किसको माना है मैंने? log x को t माना है। log x को t मानूंगा तो 1/x dx dt में आएगा। तो ये हो गया e की पावर log t, e की पावर log t, e की पावर log t t हो गया। IF आपका t आ गया, t जो है वो आपका log x है, तो ये log x आ गया। अब अगला भाग होता है आपका IF इंटू वाई, समाकलन IF इंटू क्यू डी एक्स, IF इंटू क्यू डी एक्स। log x इंटू वाई बराबर IF है log x इंटू क्यू, क्यू का मान है 2/x। अब यहाँ से फिर से मानना पड़ेगा, log x को t मानिए 1/x dt में आ जाएगा, 2t बन गया। दोबारा से log x को t मानिए 1/x dx dt में आ गया, 2 बाहर, तो ये t dt हो जाएगा। t dt का t² / 2 प्लस c और t का मान log x इंटू वाई, 2 से 2 कट गया, log x का स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्लोरेट समीकरण का, क्लोरेट इक्वेशन। इसके बारे में जानना है तो वही दोबारा से। अब आप कहेंगे सर बार बार आप डॉक्टर गोखरू पकड़ के बैठे, पकड़ के क्या बैठे, क्वेश्चन ही वहीं से आ रहे हैं। क्लोरेट इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे अपनी बुक को, जो नवकार पब्लिकेशन की बुक है, पहली एक्सरसाइज, फिर दूसरी, फिर जब तीसरी एक्सरसाइज जब खोलेंगे तो 3.3 में चले जाइएगा। एक्सरसाइज 3.3 में 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 और 3.3। 3.3 जाएंगे जो कि क्लोरेट इक्वेशन पे आधारित है, उसमें जाके देखिए आपको ये लगभग 10वां या 12वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन आप जाके देखिए एक झुंड सा आएगा क्वेश्चनों का वहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसमें से एक क्वेश्चन ये। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में सीधा नहीं कर सकते अगर आपने पहले कभी भी इन क्वेश्चनों के हाथ नहीं लगाया तो फिर परीक्षा में भी ना लगाइएगा, नुकसान ही खाएंगे। करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आपको y से गुणा करना होगा, y से गुणा करना होगा। इन पदों को इधर ले आइए, 2xyp माइनस ay² p², ये हो गया। अब आपको यहाँ पे y² को कुछ मानना होगा, जैसे सपोज कीजिए y² को आपने v मान लिया, ठीक है। y² का x के साथ अवकलन कीजिए, तो 2y खुद y का dy बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा y² बराबर v2y dy बाई डी एक्स बराबर हो गया v dv बटा डी एक्स। ये यूँ समझिए कि हमने जो y है उसको हटा दिया, उसकी जगह v लिया है, तो यहाँ देखिए 2y हो गया और ये आपका dy बाई डी एक्स बन गया p, आपका p। अब एक काम करते हैं, जो dv बटा डी एक्स इसको कैपिटल p नाम दे देते हैं, कैपिटल p, बड़ा P, ठीक है। ये मान जो है वो आपने सॉल्व किया, अपने समीकरण के अंदर रख दीजिए। y² का मान क्या रखना है, v, y² का मान v रख दिया। x 2yp की जगह कैपिटल P आ गया, तो x कैपिटल P हो गया माइनस a yp का मान यहाँ से निकाल लीजिए, कैपिटल P बटा 2, ये कैपिटल P बटा 2 का स्क्वायर हो गया। तो आप इस समीकरण को अगर देखें ध्यान से तो ये समीकरण आपकी क्लोरेट समीकरण बन गई। अब आप कहेंगे सर क्लोरेट समीकरण कैसे बन गई, क्लोरेट समीकरण कैसे बन गई, ये तो क्लोरेट समीकरण है ही नहीं, क्लोरेट समीकरण तो वाई में होती है। तो बेटा वाई जो है, वाई ने कहा कि भैया मैंने इस बार ऑस्कर अवार्ड जीता है और मैं तबीयत ख़राब है, मैं जा नहीं सकता, तो तुम्हें एक काम करना, वी भैया तुम चले जाना। तो वाई की जगह वी चला गया, तो देख सकते हैं हर जगह जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वो डी वी बटा डी एक्स बन गया। स्मॉल पी किसको कह रहे थे आप, स्मॉल पी कह रहे थे आप डी वाई बाई डी एक्स को। वाई का एक्स के साथ जो अवकलन है उसको स्मॉल पी कह रहे थे, तो कैपिटल पी किसको कह दिया, वाई की जगह वी चला गया, तो वी का। तो वो जो क्लोरेट समीकरण आप जिसको याद करें भैया वो वाई के पदों में होती है, वो वाई के पदों में होती है, ये वी के पदों में। क्या दिक्कत है, वी के पदों में नहीं हो सकती, क्या रजिस्ट्री करवाई हुई है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ ना,
तो y की जगह v भी हो सकता है, तो v के पदों में आ गई। हाँ, अगर कुछ दिक्कत होती जैसे यहाँ y होता तो p जो है वो dy/dx होता, तो यहाँ v है तो p जो है dv/dx है, बस तो उसी रूप में आ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। हाँ जी सर चल जाएगा। तो फिर अब क्लोरेट समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो p बराबर c होता है, p बराबर c हल होगा, p बराबर c इसका हल होगा, तो v बराबर आ जाएगा xc माइनस ac² बटा 2। v का मान रख दीजिए, v का मान है y², ये y² मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो याद रखिए क्लोरेट समीकरण बहुत पसंदीदा टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ज़्यादा प्रश्नावली नहीं है, सिर्फ एक प्रश्नावली है 3.3, बस वो निकाल लीजिए। आपके उसमें भी आधे सवाल निकालने पड़ेंगे क्योंकि आधे जो है वो साधनीय समीकरण टाइप के क्वेश्चन है, वो आपके कम काम के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस समीकरण के पूरक फलन का भाग होगा। तो भाई पहले p निकालिए, p कैसे निकलेगा, देखिए d²y/dx² के साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए, अगर है तो पहले उसका भाग दीजिए। तो जैसे आप इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस x/1 - x² dy/dx माइनस 1/1 - x² बराबर, इस साइड 1 - x² का भाग लगेगा तो एक कट जाएगा, आधा बच जाएगा, एक कट जाएगा, आधा बच जाएगा। अब p कौन हुआ, p भैया ये हुआ, ये है p, ये p हुआ, dy/dx के साथ जो होता है वो p होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ 1 होना चाहिए जो कि है। ठीक है, q कौन हुआ, जो आपका y के साथ होता है वो q होता है, ये आपका q हो गया, ये q हो गया। r जो बराबर में होता है वो r होता है, लेकिन r की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जब आप उसको पूरा सॉल्यूशन करते हैं, जिसे पूर्ण समाकल कहते हैं, पूर्ण हल कहते हैं, जब आप वो निकालते हैं तब आपको r की जरूरत पड़ती है। फिलहाल आपको r की जरूरत नहीं है कि आपको पूरक फलन का एक भाग चाहिए, और पूरक फलन का भाग निकालने के लिए आपको देखना होता है कि p और q किस रिलेशन में। तो मैं यहाँ साफ साफ देख पा रहा हूँ कि अगर मैं p में q को x से गुणा करके जोड़ दूँ तो 0 आ रहा है, साफ दिख रहा है, देखिए सेम टू सेम है, x/1 - x², ये 1/1 - x², खाली x की तो कमी है, अगर x से गुणा कर दिया जाए फिर जोड़ दिया जाए तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो p + qx 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन u बराबर x है या y बराबर x है, कोई दिक्कत नहीं है, y भी कह सकते हैं, y बराबर x इसका एक सॉल्यूशन है, y बराबर x इसका एक सॉल्यूशन है। याद रखिएगा इसके कई टाइप है, एक मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि 1 + p + q अगर 0 हो जाए तो y बराबर e⁻x इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे y बराबर e⁻x e⁻− सब है ये, तो आप इसके लिए आप जाके जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको जाके एक बार उसके पहले पेज को पढ़ लीजिए, उसमें सारी शर्तें आ जाएगी, या फिर मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भैया खेल खेल गया, यहाँ कह रहा है विचित्र हल निकालिए, विचित्र हल का मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए, सिंगुलर सॉल्यूशन। बहुत से बच्चों को हो सकता है अवकल समीकरण में ये नाम ही ना सुना हो कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, विचित्र हल क्या होता है। चलिए मैं आज समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है आपको समीकरण को हल करना होता है, सबसे पहले आपको अपनी समीकरण को हल करना होता है, जैसे आप नॉर्मली हल करते हैं अवकल समीकरण को वैसे सॉल्व करिए। ये साफ दिख रहा है कि y - px का होल स्क्वायर है, बढ़िया है, होना भी चाहिए। इसको बंद कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, ये इधर आ गया, प्लस b², स्क्वायर हटा दीजिए, अंडूड आ जाएगा, y - px बराबर हो गया +√a², px को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया y बराबर xp ± √a² p² + b²। साफ एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, है ना, एकदम क्लियर दिख रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो समीकरण है ये भैया क्लोरेट इक्वेशन है, ये तो भैया क्लोरेट इक्वेशन है। क्या होता है क्लोरेट इक्वेशन में, थोड़ा सा मन कर रहा है बताने का तो बता देता हूँ। y बराबर xp, कुछ भी चेंज नहीं है, y का मतलब y, एग्जैक्ट y, ना y², ना ay, ना 3y, ना 5y, सिर्फ y बराबर xp, xp ना x²p, ना 2xp, ना xp², कुछ नहीं, एग्जैक्टली xp, वो भी प्लस का, प्लस या माइनस यहाँ चल जाएगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका सब कुछ p के पदों में होना चाहिए, p के पदों में, अचर संख्याएं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, प्योरली p होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अचर पद चल जाते हैं, अचर पद चल जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, धनिया फ्री मिल जाता है, वो चल जाता है, उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहाँ p है, तो y बराबर xp + fp। इस फॉर्म में जब कोई होता है तो उसे क्लोरेट इक्वेशन कहते हैं, और उसका सॉल्यूशन p बराबर c से आता है, यानी आपको अपने समीकरण में p की जगह c रखना होता है और आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाता है।
ये आपका आंसर होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लोराइड इक्वेशन है, इस वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो हो गया y बराबर सी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी आगे शुरू होती है यहाँ से कि विचित्र हल निकालना है। सिर्फ हल नहीं निकालना है, विचित्र हल निकालना है। विचित्र हल के लिए भैया यहाँ से माथापच्ची थोड़ी सी और करनी पड़ेगी आपको। विचित्र हल का मतलब होता है एनवलप निकालना, एनवलप निकालना। आपका जो सॉल्यूशन आया है, आपका जो अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आया है, उसमें जरूर प्राचल आया होगा, स्वेच अचर आया होगा, स्वेच अचर आया होगा, आएगा ही आएगा भाई। अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का मतलब उसमें अवकलन है, अवकलन जाएंगे उसकी जगह स्वेच अचर आएंगे, और स्वेच अचर आएंगे तो उनको हटाएंगे, हटाएंगे तो एनवलप बनेगा। तो जो एनवलप होगा एक्चुअली वही विचित्र हल होगा। अब आप कहेंगे सर एनवलप तुम्हारा नहीं पढ़ा हो, तो जाइए लेक्चर देखिए, उसमें मैंने एनवलप अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एनवलप का एक जो है वो ग्रेजुएशन बूस्टर में भी डाला हुआ है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सी का विलोपन करना है। सी का विलोपन करने के दो तरीके हैं मेरे पास, वाई माइनस सी एक्स इधर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आंशिक अवकलन की सहायता से, एक अगर जो आपका स्वेच अचर है अगर उसका जो है द्विघात समीकरण बन रही है, उसकी अगर द्विघात समीकरण बन रही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ करने वाला हूँ। ये लीजिए आ गया। अब यहाँ पे पहले सी स्क्वायर के पद को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4। ए का मान है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मान है आपका वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 से 4 कर दीजिए, ये कट गया, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, इनको इधर ले आइए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पूरे सवाल में भाग देने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1। ये लीजिए आपका विचित्र हल आ गया। तो कहाँ है भैया वो, ए बी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से मुश्किल है। देखिए विचित्र हल के बारे में नहीं जाता, अधिकतर अवकल समीकरण में सिर्फ और सिर्फ हल पूछता है, विचित्र हल नहीं पूछता। लेकिन कई बार दिमाग फिर जाता है एग्जामिनर का कि ठीक है ले लेते हैं, अंतिम जो है ना किनारा वो पकड़ते हैं, तो पकड़ ले तो पकड़ ले, क्या कर लें, ठीक है ना। इसलिए हम तो सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, तो अच्छे से अच्छे की तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो साफ दिख रहा है कि ये जो dx का अगर मैं भाग दे दूँ, उसमें अगर मैं dx का भाग दे दूँ तो x dy बाई dx, ये जो सवाल है ये सवाल समघात समीकरण है। y को इधर ले आइए, dy बाई dx समघात अवकल समीकरण है। ये रिपीट कर रहा हूँ, समघात अवकल समीकरण है। आप देख सकते हैं सब ऊपर भी एक एक घात है, नीचे भी दो दो घात है। आप कहेंगे सर ये तो दो दो घाते हैं, बेटा दो दो घाते, अंडरूट भी तो लगा हुआ है, अंडरूट भी तो लगा हुआ है। अब आप किसी कहेंगे इस आदमी का 2 करोड़ रुपये है, अगर उसका कर्जा भी 2 करोड़ का है तो कितने पैसे हुए, 0 पैसे। कर्जा भी तो देखना पड़ता है ना, खाली ये थोड़ी पैसे से काम चलता है कि 2 करोड़ रुपये है तो ठीक है, तो करोड़पति है। बिल्कुल करोड़पति नहीं है, भिखारी है वो। 2 करोड़ है, 2 करोड़ का कर्जा है, बराबर है, कुछ नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे भी देखिए 2 पावर है तो अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो 2 से आधी पावर कट, पावर बचेगी 1, तो 1 पावर इसके पास है, 1 पावर एक पास, तो समघात कहलाता है, क्योंकि सबके पास एक घात है ना, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। अब इसमें क्या करना पड़ता है, समघात अवकल समीकरण में आपको y बराबर एक्स वी रखना होता है, अवकलन करना होता है, dy बाई डी एक्स निकालना होता है, x dv बटा डी एक्स प्लस v, ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए, dy बाई डी एक्स का मान बराबर, यहाँ पे y का मान एक्स वी रख दिया तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, y का मान हो गया एक्स वी, एक्स कॉमन निकाल लीजिए पूरे में से और नीचे तक कट कर दीजिएगा, नीचे तक। अब dv के पद को इस तरफ और x के पद को इस तरफ, तो dv के नीचे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और dx के नीचे चला जाएगा x, और कर दीजिए समाकलन, समाकलन आएगा log वाला, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इस तरफ log x, समाकलन नियतांक भी log में, log c, log v का मान रख दीजिए y बटा x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका log सी एक्स, log से log दोनों साइड से कट, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम का x उधर आ जाएगा तो ये जाएगा y प्लस स्क्वायर बराबर c। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 12।
इतने टाइम भी नोट करते जाइएगा। देखिए मैं अच्छे से समझा के कर रहा हूँ, तब भी मुझे मुश्किल से हर क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, तो भी मुझे तकरीबन 1 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझाना ही ना पड़े, सिर्फ करना हो, तो कुछ लाइनें तो आप खा ही सकते हैं, कुछ लाइनें तो आप खा ही जाएंगे, तो उससे तो और छोटा हो जाएगा ये, तो इसका मतलब आराम से इसको 30 सेकंड में किया जा सकता है। चलिए इसमें आते हैं, ये जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको tan y को t मान लीजिए। एक्चुअली ये जो है ये समघात अवकल समीकरण, ये रैखिक अवकल समीकरण बनने वाला है। क्या बनने वाला है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। कब? लेकिन मानने के बाद। ऐसी समीकरण जो मानने से पहले तो नहीं होती, लेकिन मानने के बाद रैखिक अवकल समीकरण बन जाती है, इसे कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली, सम्मानित मतलब उसके समान हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर आप प्रतिस्थापन करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, तो ये रैखिक अवकल समीकरण बदल जाएगी। नाम याद रखिए, रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण, ये आपको मिलेगी डॉक्टर गोखरू की प्रश्नावली नंबर 2.5 के अंदर। डॉक्टर गोखरू की प्रश्नावली नंबर 2.5 में जाइए, इसी टाइप के सवाल ये जो दिख रहे हैं अभी आपको, ये वहीं से आए हुए हैं, ठीक है। tan y बराबर t मानिए, अभी तक आप जितने सवाल देखे हैं आपने, इसको v मान लेता हूँ, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर बराबर dv, तो ये sec स्क्वायर y और dy दोनों मिलके dv बन गए, ये dv बटा dx हो गया, ये आपका 2xv हो गया, और ये आपका x क्यूब हो गया। अब आपका p और q अलग कर लीजिए, जो v के साथ है वो p हो गया, और जो बराबर में है वो q हो गया। सबसे पहले if निकाल लीजिए, if होता है e की पावर समाकलन के ऊपर p dx, p आपका 2x है, 2x रखेंगे, x का x स्क्वायर बटा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, e के पावर x स्क्वायर आ जाएगा। अगला होगा if इंटू v, क्योंकि v की रैखिक अवकल समीकरण, तो if इंटू v समाकलन if इंटू q और dx। तो if है हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू कितना है? एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब को आप 2 बार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और डी एक्स। एक्स स्क्वायर को अब आप टी मान लीजिए, जिससे आएगा 2x dx, तो x dx रख लीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, dt बटा 2, तो ये आपका आ गया e की पावर t इंटू टी और dt बटा 2। 1 बटा 2 आपका बाहर, 1 बटा 2 बाहर, खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन लगाएंगे तो t को अवकलन में रखिए, e की पावर t को समाकलन में रखिए, t बाहर, e की पावर t का e की पावर t का अवकलन 1, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और दोबारा e की पावर t का e की पावर t प्लस c, और बराबर में चल रहा था आपका e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी, वी भैया कितने? v है tan y। पूरे सवाल में आप चाहें तो e की पावर t जो है वो एक्स स्क्वायर रख दीजिए, पूरे सवाल में e की पावर एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए, और पूरे सवाल में e की पावर एक्स स्क्वायर का भाग देने पर हो जाएगा 1 बटा 2 t माइनस 1 c बटा e की पावर एक्स स्क्वायर, या ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और t की जगह एक्स स्क्वायर, t की जगह एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? कोई इशू नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से होने वाला क्वेश्चन था। आ जाइए इस पे आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ से आया है? जगह देख लीजिए, ये है एक्सरसाइज नंबर 6, डॉक्टर गोखरू वाली 6 एक्सरसाइज में जाइए, उसकी H एक्सरसाइज में जाइएगा, एक्सरसाइज नंबर H, जो कि है कोशी समघात अवकल समीकरण, कोशी समघात अवकल समीकरण, उसमें आपको इसकी जड़ें मिलेगी, और ऑब्वियसली बात है लगभग वहीं से आया ये कोशी समघात अवकल समीकरण। थोड़ा बहुत बदल के आएगा, अब ये नहीं कहोगे सर वहाँ पे तो देखिए वहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो भाई उसकी गारंटी नहीं है, और 2-3 आपको कौन से याद है कि कहाँ 2 है कहाँ 3 है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ता है? z बराबर log x रखना पड़ता है, z बराबर log x, या फिर x बराबर e की पावर z। फिर क्या होता है कि जो आपका x d होता है उसकी जगह तो d डैश आ जाता है, और जो आपका x स्क्वायर d स्क्वायर होता है, d का मतलब क्या है? d अपॉन डी एक्स को d कहते हैं, इसकी जगह आपका आ जाता है d डैश माइनस 1। अधिक जानकारी के लिए आपको प्रश्नावली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। डी डैश माइनस 1 नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिए, या मेरे लेक्चर देख लीजिए। log x की जगह आ जाएगा z, ठीक है। ये हो गया आपका d डैश, ये 2d डैश, और ये प्लस 1, ये बन जाएगा आपका d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर,
प्लस वाई बराबर 2z। बस रुक जाइए यहाँ पे। और इसका आप सी एफ निकाल लेंगे, सी एफ आएगा m बराबर 1। m बराबर 1 आएगा तो ये बन जाएगा आपका सी एफ बराबर, और m के दोनों मान सेम आएंगे इसलिए c1 प्लस c2z और e की पावर z, ये आ गया। ठीक है, पी आई निकाल लीजिए। पी आई आएगा आपका 1 बटा डी डैश माइनस 1 का स्क्वायर और 2z। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस की हो जाएगी, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर जाके 1 माइनस डी डैश की पावर -2, और 2 नियतांक है, बाहर छोड़ सकते हो, z अंदर रहेगा। विस्तार करिए, विस्तार में सिर्फ एक पद तक ही विस्तार बहुत है, क्योंकि z की पावर 1 है। z की 1 पावर है तो एक विस्तार ही इसके लिए काफ़ी होगा। तो 1 प्लस 2, यहाँ पे अवकलन करेंगे z का, एक बार अवकलन होगा तो 1 हो गया, ख़त्म बात। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये आपका 6 आ गया। अब आप अपना मान रख दीजिए, काम खत्म। ये आपका टोटल सॉल्यूशन हो जाता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। जेड की जगह वापस से अपना जो है z बराबर log x है, वो log x रख दीजिएगा। c1 प्लस c2 log x, c1 प्लस c2 log x, e की पावर z की जगह x प्लस 6। यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट वाली गड़बड़ होगी, यहाँ z लिखना भूल गए, 1 की जगह z आएगा, ये 1 की जगह z आएगा, ये z, जिसे z प्लस 2 आ गया। ये z जो है खाने की वजह से गायब हो गया है, इसको मैंने वापस से उगल दिया है। ये z है, z की जगह log x, वापस से ठीक करेंगे इसको सबको। z की जगह log x, 2 आपका बाहर, 2 प्लस log x, तो यहाँ आएगा 6 की जगह आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस log x। अब मिलान कर लीजिए, 2gx, ये 2gx, क्योंकि ये तो दिया हुआ ही है, देखिए c1 प्लस c2 log x x, c1 प्लस c2 log x x, यहाँ तक तो है ही, प्लस 2gx। इसका मतलब ये जो भैया इधर वाला है, इसकी तुलना करनी है 2gx के साथ। अगर हम इसकी तुलना 2gx के साथ करेंगे तो इससे हमें gx बराबर मिल जाएगा, gx बराबर हो जाएगा 2 प्लस log x, जो कि हमारा आंसर होगा फाइनल। 2 प्लस log x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया, रिपीट, जस्ट रिपीट क्वेश्चन आ गया। अब आप कहेंगे कौन सा है ये, अभी जो जिसमें हमने वाई स्क्वायर बराबर वी माना था, वाई स्क्वायर बराबर वी माना था, बाद में क्लोरेट बना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट हो गया। थोड़ा सा ज़रूर अलग है, हल्का सा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाई से गुना करेंगे तो यहाँ वाई की पावर 3 हो जाएगी, वहाँ वाई पी था, वाई पी स्क्वायर था, तो वहाँ पे y से गुना करते ये वाई पी का होल स्क्वायर बन गया, अब 3 पावर बन जाएगी, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आपको वैसे एग्जैक्टली वैसे ही करना, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही करिए, अंतर का ही, क्योंकि इतना तो हमें याद भी नहीं रहता कि इतना छोटी छोटी बातें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1। तो इसमें देखिए कहीं भी c1 c2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब cf नहीं निकाला गया, खाली पी आई निकाला गया। तो चलिए खाली पी आई निकालते हैं, पी आई बराबर, और ये देखिए ये 2d माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है, 2d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर x/2। ठीक है, यहाँ पे से आप पहले तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 बाहर आके 4 हो जाएगा, 1/4 बाहर, ये हो जाएगा आपका d माइनस 1/2 का स्क्वायर e की पावर x/2। अब आप साफ देख सकते हैं कि d की जगह आप a/2 रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 के भी कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, तो बस हो गया काम आपका। 1/4 बाहर, 2 पावर है तो x की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2, और e की पावर x/2, ये लीजिए x² बटा 8 और e की पावर x/2, ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, इस क्वेश्चन में ये गलती होती है, कई बच्चे 2 जो है कॉमन निकालना भूल जाते हैं, सीधा ही x/d की जगह 1/2 रखते हैं, 2 से 2 कट रहा है, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, तो सीधा ये जो 2 है यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, x की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2 e की पावर x/2, 1/4 जो है वो लिखना भूल जाते हैं, और इस 1/4 की वजह से आंसर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना, तो छोटी छोटी गलतियाँ ना करिएगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, 1/2 रखने के बाद यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, लेकिन फ़र्क है d के साथ कोई संख्या नहीं रख सकते आप, d के साथ कोई संख्या नहीं रख सकते, अगर हो तो कॉमन लेनी पड़ती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। y बराबर e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x² डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स के मान याद कीजिए। तो ये आपका आ गया dy/dx, ये आ गया आपका e की पावर tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस x²।
ठीक है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप वजह गुणा करके इधर ले आइए, dy बाई डी एक्स। ई की पावर tan इनवर्स एक्स की जगह वापस से y रख दीजिए, ये y हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया, dy बाई डी एक्स का अवकलन किया तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया, इसका किया तो 2x हो गया, 2x और dy बाई डी एक्स, और फिर y का दोबारा से किया तो इस y का dy बाई डी एक्स हो गया। दोनों तरफ एक तरफ कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको एक तरफ करने पर dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 2x और dy बाई डी एक्स कॉमन, ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस 2x और dy बाई डी एक्स। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप अवकलन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, इसको आप अवकल समीकरण का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, अवकल समीकरण या फिर खाली अवकलन का क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि अवकल समीकरण को हल करने जैसा था, सिर्फ अवकलन ही करना था। और अवकल समीकरण में हम अवकलन समीकरण को हल करते हैं, तो हल करने के सवाल नहीं है तो फिर आप सामान्य अवकलन के सवाल इनको मान सकते हैं, सामान्य अवकलन के सवाल मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है पता नहीं कहाँ क्यों डॉक्टर गोखरू वाली किताब भरी पड़ी है इनसे, यही क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। एक्सरसाइज 1.4 x प्लस 2y क्यूब, आप इसको इधर भेज दीजिए, शायद 10वां सवाल, मेरे ख्याल से 11वां सवाल है। अगर आप डॉक्टर गोखरू की बुक निकालें और उसकी 1.4 प्रश्नावली निकालें तो उसमें 11वां सवाल है ये, ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। dy बाई डी एक्स का भाग देने पर तो ये आपका हो गया y dx बटा dy, और इसमें आपका जो x है इसको इधर ले आइए, माइनस का x बराबर 2y क्यूब हो गया। अब आप y का भाग दे दीजिए और आप देखेंगे कि x की जो है रेखिक अवकल समीकरण बन चुकी है, x की रेखिक अवकल समीकरण बन चुकी है। दोबारा बोल रहा हूँ, x की रेखिक अवकल समीकरण बन चुकी है। अगर आपको देखना है कि ये कितने क्वेश्चन कहाँ है तो एक्सरसाइज 1.4 में जाइए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आप p और q अलग कर लीजिए। ये रहा जो x के साथ है वो आपका p है और जो बराबर में है वो आपका q है। बस शर्त ये है, ध्यान रखने की बात ये है कि सुरक्षा के dx बटा dy के साथ इकाई होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, या यूँ माने कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है उसका तो कुछ नहीं है, भगवान तो है ही, और भगवान एक है, सबका मालिक एक है, तो एक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये p आ गया। अब p के बाद में आप इसका if निकाल लीजिए, if बराबर होगा e की पावर समाकलन p dy माइनस 1/y का हो गया log y, माइनस को पीछे ले जाइए, e log y की पावर -1, e log हट गया, y की पावर -1 आ गया, जो कि आपका 1/y हो गया। ये आपका if आ गया। अब अगला होता है आपका if इंटू जिसकी है अवकल समीकरण रेखिक जिसकी है x की, तो x बराबर if इंटू q कितना है 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर आ गया, और फिर आपका dy हो गया, y से y कट गया, ये 2 बाहर, फिर y का हो गया y स्क्वायर बटा 2 प्लस समाकलन नियतांक c, 2 से 2 कट गया, y को आप इधर ले आइए, x बराबर हो जाएगा आपका y और y स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 ही रिपीट हो गया, सॉरी दोबारा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रिपीट है। आरपीएससी अपने ही क्वेश्चनों को, अपने ही आरपीएससी के ही क्वेश्चन आपस में रिपीट होते हैं। बात समझे, 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स पी प्लस 2y पी एक्स वाई, पी का मतलब है dy बाई डी, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, p लिख के फिर dy बाई डी एक्स लिखा है। इससे अच्छा यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स लिख सकता था, लेकिन जानबूझ के चाहता है, एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर चाहता है ये जो पेपर बनाता है उसका दिमाग ये नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आए बच्चों को, वो चाहता है कि बच्चों को आए लेकिन बच्चा उसमें कंफ्यूज हो, फंसे और कॉन्फिडेंस लूज करे। खेल तो सारा कॉन्फिडेंस का ही है बेटा। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो हाइट में कम होने के बाद भी दुनिया जीत ली, ठीक है ना, सेनापतियों में महान सेनापतियों में से माना जाता है ना। तो हाइट नहीं आई, कई लोगों की हाइट ऊंची है, तो क्या उन दोनों ने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है, कॉन्फिडेंस ही उन्हें अलग करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितने हट्टे कट्टे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, वरना आप बहुत पतले से हो, कमज़ोर हो, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है तो कुछ भी कर जाता है। तो
सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस तोड़ना, क्योंकि शरीर हार नहीं मानता, इंसान का दिमाग हार मानता है। खेल है दिमाग का, आप दिमाग को हार मनवा दीजिए, माइंड गेम खेलिए। तो कंपटीशन जो है वो आपके माइंड गेम खेलता है। उसको पता है कि अगर दिमाग हार गया तो शरीर तो घुटने टेक ही देगा, और वो हो ही जाता है। और देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया, अभी दिखाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ जानबूझ के इसको इस तरीके से बनाया गया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसे लगे कि अवकल समीकरण का ही नहीं है, क्योंकि पी आ गया इसमें। तो यहाँ इस तरफ लाइए, पी एक्स आपका कॉमन, ये आपका वाई माइनस वन आ गया, ठीक है। पी एक्स कॉमन, वाई माइनस वन, पी का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई को इधर ले आइए, डी एक्स को इधर ले आइए, डी एक्स बटा एक्स हो गया, और ये हो गया आपका वाई माइनस वन बटा दो, को इधर ही छोड़ दीजिए, दो भैया तुम यहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। दो, इसका हो गया दो log x प्लस समाकलन नियतांक सी इधर ही ले लीजिए, चाहे तो अलग अलग करेंगे तो y से y कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक का समाकलन y, एक बटा y का log y, ठीक है। आप चाहें तो आप एक तरफ कर सकते हैं, c को एक तरफ कर सकते हैं, दो पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log y बराबर y माइनस सी, ये गुणा में बदल गया, log x स्क्वायर y बराबर y माइनस सी, ये आप हटा दीजिए, लोग हटाते ये e की पावर y माइनस सी हो जाएगा, e की पावर y अलग, e की पावर माइनस सी अलग, e की पावर माइनस सी को दोबारा c कह दिया, क्योंकि नियतांक e नियतांक है, नियतांक की पावर नियतांक है, इक्वल्स टू नियतांक होता है। एक आदमी प्लस एक आदमी, बेटा कितने आदमी, आप कहेंगे दो, तो बेटा एक बात याद रखिए, आया तो आदमी ना, आया तो आदमी ना, आदमी प्लस आदमी इक्वल्स टू दो आदमी, दो कौन, आदमी, तो बना तो आदमी ना। तो यहाँ पे नियतांक है, तो नियतांक का नहीं, अगर आपको सी से प्रॉब्लम है तो आप इसका नाम सी डैश रख लीजिए बस, लेकिन ये समझिए बात को, क्लियर है। एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी ए की पावर वाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका सी एफ का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सी एफ, अब आप कहेंगे फटाफट सी एफ मुझे कैसे दिख गया, मुझे यहाँ पे C1 C2 नजर आए, C1 C2 जो है वो सी एफ में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, पूरक फलन होता है, उसमें C1 C2 आते हैं। आगे हो गया भाई काम। यहाँ y सब में से बाहर निकाल लीजिए, एक साइड में लिख लीजिए, कॉमन नहीं बोलते इसको, बाहर पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण करके आपने जो संकारक है उनको अलग कर दिया, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर, लिखने में आसानी हो इसलिए ऐसा करते हैं, और कोई कारण नहीं है। 3 आइटा माइनस 1, इसे कॉमन लेना नहीं कहते हैं, मैथ के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ ना करिएगा, कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन होता भी नहीं, कोई गुणा में थोड़ी है जो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन लेना नहीं है, ये सिर्फ है कि वाई सबके साथ लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि भैया मैं संकारक जो डी जो है वो संकारक है, मतलब संक्रिया करने वाला ऑपरेटर है, ऑपरेटर को मैंने वाई से अलग करके उसको एक साथ बाहर लिख दी कि भाई मुझे बार बार नहीं लिखना, मैं तकलीफ होती है मुझे बार बार लिखने से, बस ये मेरा कारण है। गुणनखंड करने के लिए डी स्क्वायर और माइनस डी को मैंने साथ में रख लिया, ठीक है, और 3 आइटा डी और माइनस 3 आइटा, उसमें से 3 आइटा कॉमन निकाल लिया, जिसे d माइनस 1 हो गया, और मेरा y जो बाहर है सो है ही, ये मेरे इससे दो गुणनखंड बन गए, एक तो d माइनस 1 आराम से इजी हंसी खुशी बाहर आ गया, एक d प्लस 3 आइटा हो गया, और y हो गया बराबर 0। CF बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा, CF में क्या करना होता है, आपको d की जगह m रखना होता है, तो m माइनस 1 m प्लस 3 आइटा और बराबर 0 करना होता है, इससे आपके पास m के दो मान आ जाएंगे, एक आ गया m बराबर 1 और एक आ गया m बराबर माइनस का 3 आइटा, इन दोनों से आपका CF बन जाएगा, CF बराबर C1 e की पावर C2 e की पावर माइनस। अब ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि काल्पनिक मूल जो है, काल्पनिक मूल हमेशा जोड़ों में आते हैं, तो यहाँ भाई साहब आप सवाल उठा सकते हो, यहाँ कह सकते हो कि सर आपने हमेशा पढ़ाया है, जब भी बहुपद आते हैं आप कहते हो सर बहुपद जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे, बहुपद में जब भी काल्पनिक मूल आएंगे जोड़े में आएंगे, पता है यहाँ कहाँ जोड़े में आए, यहाँ तो जोड़े में आए ही नहीं है, यहाँ तो जोड़े में आए ही नहीं है, तो माइनस का 3 आइटा है, कहाँ है प्लस का 3 आइटा, आपने झूठ क्यों बोला, आपने कहा कि जब भी आएंगे तो 3 आइटा माइनस 3 आइटा दोनों साथ में आएंगे, यहाँ तो अकेला आ रहा है, कहाँ गया प्लस का 3 आइटा, बेटा गया कहीं नहीं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, खबर पूरे अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है। बाहर गेट के बाहर लिखा सोने का सिक्का फ्री 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 फ्री, सोने का सिक्का फ्री फ्री फ्री, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, आपको ये मरा हुआ हाथी खरीदना पड़ेगा, मरे हुए हाथी के साथ ये सोने का सिक्का फ्री है, तो बेटा शर्त मत भूल जाइए, शर्त क्या होती है, जो हम कहते हैं कि किसी भी बहुपद
ये 2 घात का बहुपद बनेगा क्योंकि डी की जगह आप एम रखेंगे, द्विघात का है ना, 2 घात का बहुपद बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। इसके मूल जो आएंगे जुड़वा आएंगे, अगर काल्पनिक मूल आते हैं तो जोड़े में आएंगे, लेकिन कब आते हैं जब गुणांक जो है वो रियल नंबर होते हैं। अब इसके गुणांक जो है बेटा वो आइटा में है, ये देखिए इसके गुणांक रियल नंबर नहीं है, तो अधूरी शर्त मत पढ़िए, पूरी शर्त पढ़िए। जब हम कहते हैं कि मूल जो है वो किस में आएंगे, जोड़े, काल्पनिक मूल जोड़े में आएंगे। ये कब आएंगे, जब आपकी जो बहुपद है उसके गुणांक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका जो बहुपद है जो वो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात कौन सी घात का है, उसके काल्पनिक मूल जोड़े में आएंगे। कब आएंगे, यदि उसके गुणांक रियल नंबर है, ठीक है ना। काल्पनिक नंबर है तो वो बात सत्य नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस अवकल समीकरण की घात और कोटि बताइए। अभी बता देते हैं, वज्र गुणा कर दीजिए। देखिए कोटि बताने में तो कोई इशू है ही नहीं, कोटि बताने का सिस्टम तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार किया हुआ है, बस वही आपकी कोटि है। कोटि का तो कोई झंझट ही नहीं है, कोटि का तो कोई झंझट ही नहीं है। जितनी बार अवकलन, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उस समीकरण के अंदर, वही आपकी कोटि है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि है 2, कोटि है भैया 2, कोटि में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? घात में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि घातें जो होती है, जो अवकल समीकरण है आपकी, उसमें घातें आधी अधूरी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ देखिए 2/3 पावर है, अब 2/3 पावर अलाउड नहीं है, 2/3 पावर 3/2 5/7 ये अलाउड नहीं है। आपको सारी घातों को पूर्णांकों में बदलना होता है, पूर्णांकों में, वो भी धनात्मक पूर्णांकों में। तो पूरे दोनों साइड घन करने पर, मतलब 3 पावर करने पर, जैसे आप दोनों साइड 3 पावर करेंगे, आपका ये 2/3 वाला जो हिस्सा है ये बदल के 2 पावर हो जाएगा, 3 कट जाएगा, जिससे आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी परिमेय घातों से। ये जो बट्टे वाली घातें हैं इनसे मुक्ति मिल जाएगी। और ये मिलने के बाद में अब एकदम साफ दिख रहा है, पानी एकदम साफ हो गया। सबसे बड़ा अवकलन है 2, जो कि पहले भी था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब सबसे बड़े अवकलन के ऊपर जो पावर होती है उसी को घात माना जाता है। सबसे बड़े अवकलन के ऊपर जो पावर होती है उसको घात माना जाता है। तो घात कितनी हुई? 2। तो बात समझ गए आप? हाँ जी सर समझ गए, बस हो गया काम। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस e की पावर y का समाकल गुणज है। अभी देख लेते हैं, 2 मिनट दीजिए, अभी देख लेते हैं भाई साहब। ब्रैकेट खोल लें, ब्रैकेट खोल लें इसके, dy/dx ब्रैकेट खोलने पर e की पावर 2x माइनस वाई माइनस e की पावर x, समीकरण को e की पावर y से गुणा करने पर e की पावर y dy/dx बराबर e की पावर 2x, ये हो गया माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y। e की पावर y को मैं कुछ समय के लिए v मान लेता हूँ, जिससे e की पावर y का dy dv हो जाएगा। e की पावर y dy ये हो गया dv/dx, और e की पावर 2x है माइनस e की पावर x, और e की पावर y जो है वह e की पावर y, तो इसकी जगह मैं dv लिख चुका हूँ, e की पावर y की जगह v लिख दूंगा, ये v हो गया। पदों को एक तरफ कर लीजिए, dv/dx प्लस e की पावर x इंटू v बराबर e की पावर 2x। अब ये हमारी v की रेखिक अवकल समीकरण बन चुकी है। किसकी? v की। कैसे? dv/dx, ये v, ये हमारा p हो गया, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। अच्छी बात है, पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा, सिर्फ समाकलन गुणांक पूछा है कि भैया जो इंटीग्रल कांस्टेंट है, इंटीग्रल फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आइए वो निकाल लीजिए। निकाल देते हैं, e की पावर f बराबर होता है e की पावर समाकलन p dx। p हमारा कौन है? e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। तो e की पावर x, ये हमारा समाकलन गुणांक हो गया। इस क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था जितना हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि d2y/dx² माइनस 2y² माइनस 2y बराबर 0, ये एक तो द्वितीय कोटि की है, सबसे बड़ी बीमारी है द्वितीय कोटि की है। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, हंसते हंसते सॉल्व नहीं होती है। प्रथम कोटि वाली है उसमें ही प्राण निकल जाते हैं, तो द्वितीय कोटि वाले में तो आते आते। प्रथम कोटि वाले में भी बेटा अगर आपने पढ़ा है तो कुछ ही विधियाँ पढ़ी होगी, रेखिक
अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, ठीक है ना, उसमें और भी होती है, जैसे यथार्थ अवकल समीकरण है, निरीक्षण विधि द्वारा है, ठीक है ना, कई टाइप। और उसमें भी यथार्थ अवकल समीकरण में साधनीय है, उसके सम्मानित की जाने वाली अवकल समीकरण, ढेर सारे टाइप के है। वो भी अगर आपने कॉलेज वाली बुक भी पढ़ी है अवकल समीकरण में, प्रथम कोटि व प्रथम घात वाली, तो भी ये मत मानिएगा उस किताब में वहाँ पूरा हो गया, ना ना, वहाँ 8 प्रश्नावलियाँ बताई है, यानी 8 तरीके बताए हैं, 8 तरीके की प्रथम कोटि व प्रथम घाट के अवकल समीकरण को हल करने के तरीके बताए हैं। इसका मतलब नहीं है कि प्रथम कोटि व प्रथम घाट की जो जितनी भी अवकल समीकरण है उनके 8 ही प्रकार है, ना भैया, 8 नहीं है। अगर आप 8 देशों के नाम जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में 8 ही देश है, समझ गए बात, तो और भी है। किताब उनको कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए जहाँ सिलेबस, किताब को भी तो बांधना पड़ता है ना अपने आप को, तो उन्होंने इतने तक बांधा है। तो इसलिए ये सोचिए कि प्रथम कोटि जब पकड़ी नहीं जा रही है, कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो द्वितीय कोटि की तो क्या हालत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। इनको आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, स्मार्ट तरीके से करिए। स्मार्ट तरीका क्या है, ये समीकरण है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा y और x के पदों में आएगा। उसमें जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो ये काम करता है। पहला ऑप्शन ये नहीं करता है, क्योंकि कोट में अगर मैं 0 रखता हूँ तो कोट 0 का मान कितना होता है, कोट 0 का मान होता है अनंत, अनंत प्लस 1 अनंत आ जाएगा, y बराबर अनंत आएगा जो कि 0 आ रहा है, गलत। इसमें रखिए, ये भी नहीं कर रहा, tan 0 का मान 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, y बराबर 1 आना चाहिए, जबकि ये तो कह रहा है 0 आना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कैंसिल। ये रख के देखिए, tan 0 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, बिल्कुल सही, ये काम कर रहा है। लेकिन दूसरा भी ट्राई कीजिए, एक और ट्राई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, y डैश है, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि y 0 पे 0 और y 0 पर 1, ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि एक ही चीज़ पे दो मान कैसे आ सकते हैं, 0 पे 0 भी आ रहा है, 0 पे 1 भी आ रहा है, तो ये शायद कोई मिस प्रिंटिंग रहेगी। यहाँ पे शायद y डैश है या y डैश है, ऐसा कुछ गड़बड़ है। चलिए मैं इसको ठीक करता हूँ, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे π/4 कर देता हूँ, ये π/4 है, तो π/4 10 π/4 का मान 1, तो ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है। चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रही है। देखिए 0 रखेंगे, कोड 0 का मान अनंत होता है, ना कि 0 होता है, तो ये काम नहीं कर रही, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं बनाया कि आप इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को ये बनाया कि क्या आप अवकल समीकरण का विज्ञान समझते हैं, नहीं समझते, या सिर्फ आपने रट के आए हुए, आपके सर ने आपको पढ़ाया हुआ कि बेटा ये समीकरण आए, ऐसे ऐसे समाकलन कर करके सॉल्व कर दीजिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया सॉल्व करने, नहीं करवा भी नहीं सकते, करवा दीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर आप कहें कि हम सॉल्व करके दे सकते हैं तो कर लीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। ये जो अवकल समीकरण है जो आपको सामने नजर आ रही है, ये एक्चुअली बहुत बड़े स्तर की, जिसे कहते हैं रिकाटी और डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसको सॉल्व करने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, और उससे भी ये प्रॉपर्ली सॉल्व होगी या नहीं होगी उसके लिए चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आप कहें सर ये रिकाटी तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, रिकाटी हमारे कोर्स में नहीं है, नए हो तो भी चलेगी। इसमें ये क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया नहीं है कि आप अवकल समीकरण सॉल्व करो, ये तो वो सिखा रहा है कि भैया अवकल समीकरण का जो आंसर होता है वो अपने शर्तों के, इन्हें कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, इन्हें कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, BC कहते हैं इनको, बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। तो ये जो है, ये जो मान है, इन मान को, जो भी सॉल्यूशन आता है, जो भी y का मान आता है, वो इन मानों को संतुष्ट करना जरूरी होता है। दो चीज़ों को, जो भी आंसर आता है, जो भी सॉल्यूशन आता है, उसके दो जिम्मेदारियां होंगी। नंबर 1 अपने अवकल समीकरण को संतुष्ट करना, नंबर 2 अपने जो BC जो दिया गया, BC दिया या IC दिया, IC का मतलब था इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था और सीमा अवस्था, ये जो दोनों है IC और BC, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। जो करता है वही राजा कहलाएगा, मतलब सॉल्यूशन कहलाएगा। तो धन्यवाद ऐसा बढ़िया सवाल पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए, हो गया आपका काम। ये आपकी रेखिक अवकल समीकरण बन गई है, y की रेखिक अवकल समीकरण PQ। पहले IF निकाल लीजिए, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटा -2। सिर्फ IF ही पूछा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बाहर, dt बटा t का log t को पीछे ले गए, t की पावर हाफ, आधे को पीछे ले गए, t की पावर हाफ हो गई, e log हट गया, t की पावर हाफ आ गया। t का कौन है, t कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका IF आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अवकल समीकरण बड़ी प्यारी है, बड़ी सिंपल है, बड़ी हंसी खुशी सॉल्व हो जाएगी।
क्योंकि ये जो है ये x के पदों में, अगर यहाँ y फंस जाता ना तो भाई संकट खड़ा कर देता। द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में अगर y सेट हो जाता है, y साथ में खड़ा हो जाता है, तो वो समीकरण की बड़ी हालत बिगाड़ देता है। तो समीकरण को बद से बदतर कर देता है। फिर सॉल्व करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लंबे चौड़े मेथड है जिनसे सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि कंपटीशन है, साहब ऐसे लंबे क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, और देगा तो आपको करना नहीं है, सीधी बात। इसको इधर ले आइए, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब सीधा 2 बार समाकलन करिए। फर्स्ट टाइम समाकलन करने पर एक अवकलन उतर जाएगा, ठीक है। एक बार समाकलन करने पर एक अवकलन उतर गया, क्योंकि समाकलन अवकलन को कट कर देता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस समाकलन नियतांक c1। पुनः एक बार दोबारा x के साथ समाकलन करने पर तो कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, c1 बाहर, dx का x प्लस समाकलन नियतांक c2। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, साइन एक्स c1 c2 x हो गया। बड़ा ही हंसता खेलता क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र यहाँ पर है और त्रिज्या के बारे में बताया नहीं गया, मान लेते त्रिज्या r है, तो केंद्र 1 2 पे है, तो समीकरण हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या r का स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब इसमें r जो है मात्र एक ही है जो स्वेच अचर है, क्योंकि r के बारे में त्रिज्या हम कितनी भी रख सकते हैं, स्वेच अचर एक है ना, तो एक चर को हटाना है। एक चर को हटाने के लिए एक बार अवकलन करना काफ़ी होगा। एक बार अवकलन करते ही पहले झटके में ही गया, देखिए x माइनस 1, x का 1 और 1 का 0, 2 आगे y माइनस 2 dy बाई डी एक्स, और r स्क्वायर का 0 क्योंकि नियतांक है, 2 का भाग दे दीजिए, ये आपके अवकल समीकरण आ गया। अब आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल पूछा है इतना आसान, लेकिन शर्त यह है कि क्या आपको ये पता है कि वृत्त का समीकरण कैसे बनता है जब केंद्र और त्रिज्या दिए गए। नंबर 2, दूसरी बात, क्या आपको पता है कि अवकल समीकरण बनती कैसे है, उसमें क्या करना होता है, अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करना होता है। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो ये सवाल आपके लिए ईजी है। अगर आप में दोनों में से एक बात भी नहीं पता आपको, तो ये सवाल आपके लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो कोई सवाल ईजी नहीं होता, कोई टफ नहीं होता। अगर आपके पास जानकारी उससे जुड़ी जानकारियाँ हैं तो ईजी लगता है, नहीं जानकारी है तो टफ लगता है। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कभी राजस्थान के कई ज़िले हैं जहाँ मैं नहीं गया हुआ, फॉर एग्जांपल बाड़मेर का एग्जांपल ले लीजिए, मैं बाड़मेर नहीं गया हुआ। अब बाड़मेर के बस स्टैंड पे मैं पहुँच जाता हूँ और मैं पूछता हूँ भैया रेलवे स्टेशन कहाँ है। हो सकता है रेलवे स्टेशन उससे मतलब 100 मीटर की दूरी पे या 200 मीटर की दूरी पे हो, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की दूरी 200 मीटर हो, लेकिन मैं तो वहाँ नहीं गया हुआ ना, तो मेरे लिए तो ये पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। अब वहाँ पे कोई बाड़मेर का रहने वाला बंदा हो, मेरा मजाक उड़ाएगा, अरे बेवकूफ़ आदमी, तुझे इतना ही नहीं पता कि बस स्टैंड के 2 कदम रखते ही रेलवे स्टेशन है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ साहब, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है। उसके पास जानकारी इसलिए वो राजा है। तो ईजी है, वो टफ है, वो किसके लिए, जिसको पता है उसके लिए ईजी है, जिसको नहीं पता उसके लिए वही टफ है। तो इसलिए ईजी और टफ की भावनाओं में ना फंसिएगा। आइए वज्र गुणा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ ले आइए, भाई साहब को इसको उधर ले जाइए, तुम भैया यहाँ आ जाओ और तुम भैया वहाँ चले जाओ, एक भैया यहाँ और एक भैया वहाँ, और भैया आगे समाकलन कर दीजिए। ये हो गया सेक इनवर्स वाई, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस समाकलन नियतांक सी। अब आपको दिया गया एक्स का मान 2 रखिए, वाई का मान 2/√3 रखिए, तो सेक इनवर्स वाई का मान 2/√3, एक्स का मान 2 प्लस सी। तो भाई 2/√3 कब आता है, तो n√3/2 कब आता है, याद है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी π/6। 2 कब आता है, जब कोस का मान 1/2 आता है, कोस का 1/2 आता है π/3 पे, इसको दिला के -π/6 आ गया। सी का मान -π/6 आ गया, वो यहाँ रख दीजिए, वापस से इसमें ले जाके यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया। और वाई का मान निकाल लीजिए, तो सेक इनवर्स को इस तरफ भेज के सेक हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स -π/6, ये आपका आंसर आ गया 26 का डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वेट कर रहा है। यहाँ ब्रैकेट खोलिए इसके, तो जगह 2xy सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर और dy/dx और y की पावर 4। इस तरफ लोग अलग अलग करूँगा तो 2 log x, गुणा में है तो प्लस में आ जाएंगे, प्लस
log x स्क्वायर प्लस log e की पावर y की पावर 4, तो y की पावर 4 आगे आ जाएगा, log e का मान 1 हो गया। ठीक है, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल। अब जो x है 2 से 2 भी कट हो जाएगा, x को आप उधर भेज दीजिए, भाई x तुम उधर चलो। ठीक है, y सेक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dy बराबर log x बट्टा x, समाकलन एकदम तैयारी में है, समाकलन कर दीजिए, हो गया काम आपका। यहाँ तो आप वाई स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, सपोज कीजिए वाई स्क्वायर को u मान लिया आपने, तो ये हो जाएगा 2y dy बराबर du, जिससे आपका y dy आ जाएगा, y dy बराबर आ जाएगा du बटा 2। यहाँ log x को t मान लीजिए, log x को t मानते 1 बटा x dx बराबर आ जाएगा dt में, तो y dy हो गया आपका dt du बटा 2, 1 बटा 2 आपका बाहर, सेक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर आपका u हो गया, u एंड du, और ये हो गया आपका log x का आपका t हो गया, 1 बटा x dx का dt हो गया, तो t dt आ गया, तो 1 बटा 2 सेक का हो गया 10u, इसका हो गया टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, 2 का गुणा कर दीजिए, u का मान रख दीजिए, u का मान है वाई स्क्वायर, t का मान है log x का स्क्वायर प्लस 2c को आप c डैश नाम दे सकते हैं, खाली c भी वापस लिख सकते हैं। नियतांक इंटू नियतांक, आदमी प्लस आदमी, 2 आदमी इक्वल्स टू आदमी है तो आदमी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरेट इक्वेशन पे है, क्लोरेट पे डॉक्टर गोकुल की प्रश्नावली 3 पॉइंट। करना क्या है, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें आपको, बहुत कुछ। साइन एक्स को आपको यू मानना पड़ेगा, टेढ़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में न करने लायक होते हैं। अगर आपको पहले से इनके बारे में कुछ ना पता है तो बिना मतलब में ना छेड़िएगा, इनसे तो बस चुपचाप आगे निकल जाइए, बिना कुछ बोले। छेड़ना नहीं है, छेड़ेंगे तो पीछे हो लेंगे आपके, बिना छेड़े निकल लीजिए आपको, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो ही आपके काम के, वरना बिना मतलब में हाथ जला बैठेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो कोस वाई दोनों में भाग दे दीजिए, तो ये हो गया कोस वाई बटा कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स पी बन गया, इसको कैपिटल पी नाम दे दीजिए। कोस वाई बटा कोस एक्स, ये आपका स्मॉल पी, और ये भैया बड़े वाला पी। इससे आपका स्मॉल पी का मान निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा कोस एक्स बटा कोस यू, कोस एक्स बटा कोस वाई और कैपिटल पी। ये मान आपको यहाँ रख देना है अपने क्वेश्चन में। पी की जगह आप ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर वाई से कोस स्क्वायर वाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल पी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, जब आप रखेंगे पी की जगह कोस वाई कट गया, कोस एक्स साइन एक्स और कोस एक्स का स्क्वायर हो गया, साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हो गया, पी आ गया, कैपिटल पी आ गया, प्लस माइनस माइनस आया साइन वाई और कोस स्क्वायर एक्स, साइन वाई और कोस स्क्वायर एक्स। पूरे सवाल में कोस स्क्वायर एक्स का भाग लग जाएगा, जिससे पी स्क्वायर प्लस साइन एक्स पी साइन वाई बराबर 0। साइन एक्स किसे कहा था, यू को, साइन वाई किसको कहा था, वी को, तो ये और कर लीजिए। पी ये हो गया आपका यू पी, ये हो गया वी बराबर 0, वी को उधर ले आइए, वी बराबर हो गया आपका यू पी है ना, प्लस पी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि वी और यू के पदों में ये क्लोरेट समीकरण बनेगी। क्लोरेट समीकरण क्या होती है, वाई बराबर एक्स पी प्लस पी के पद, वाई बराबर एक्स पी, तो वाई की जगह वी ले लिया है, एक्स की जगह यू ले लिया है, और पी जो है वो डी वी बटा डी यू है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, यहाँ डी वी बटा डी यू है, तो सब सेट है, बन गया क्लोरेट समीकरण। क्लोरेट समीकरण का सॉल्यूशन वी बराबर होता है पी की जगह सी रखने पर। ये लीजिए वापस, वी का मान रख दीजिए, वी का मान है साइन वाई, यू का मान है साइन एक्स, सी टेढ़ा है पर कमाल का था। अब ये क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो बकवास है, भयंकर बकवास है। कई बार आरपीएससी का मन करता है कि चलो जो आरपीएससी में पेपर बना रहा है उसका मन करता है चलो मजाक करते हैं बच्चों के साथ, सरप्राइज करते हैं बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का क्या सार बनाया, कैसे बनाया, भगवान जाने। ये जो क्वेश्चन है ये युगपत अवकल समीकरण है, युगपत अवकल समीकरण है। आप डॉक्टर गोकुल की बुक को खोलेंगे और उसमें भाग 2 में जब आप जाएंगे, भाग 2 में पहली एक्सरसाइज के बाद में दूसरी जो एक्सरसाइज है वो युगपत अवकल समीकरण की है।
पहली तो है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, उसके बाद में आती है युगपत अवकल समीकरण। वहाँ पे आपको जो पहली एक्सरसाइज है वो इसकी है, ठीक है। और उसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन है, जो सबसे टफ क्वेश्चन हो वो देख लीजिए, वो कौन सा है, वो भाई यही है, वो क्वेश्चन यही है। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाया है। सबसे पहले तो देखिए युगपत अवकल समीकरण है। युगपत अवकल समीकरण का मतलब होता है कि आपके पास दो समीकरण बनेंगी, एक ऊपर बनेगी नीचे से x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 6 टाइप के समीकरण होते हैं ना। y को काट दिया, x निकाल दिया, x काट दिया, y निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में पहले आपको x निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कि y का मान निकालिए। इसका मतलब पहले x का मान निकालिए, फिर x का मान निकाल के इसमें रखिए, फिर जाके y का मान आएगा। बताइए कितनी अनहोनी करवा रहा है हमसे ये, ठीक है। तो छोटे से पेज पे तो आप इसको कर ही नहीं सकते, बहुत अच्छे खासे पेज पे आपको ये करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए t ये dx बट्टा dt, इसको क्वेश्चन को लिखने में आपको इतना टाइम लग जाएगा dt का भाग देने पर। फिर 2x को इधर ले आया, प्लस का 2x हो गया, बराबर t को रखा, और dy बाई dt को d कैपिटल D नाम दे दिया, प्लस 2x बार बराबर t। ये आपकी पहली समीकरण का रूप बन गया। ऐसे ही आप दूसरी समीकरण में भी dt का भाग देने पर t dy बाई dt प्लस tx ty प्लस 2x माइनस t। अब d अपॉन dt का नाम d है, y जिनमें है y कॉमन ले लीजिए, और t भी कॉमन आ गया, t भी कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया, d t माइनस 1 y कॉमन। फिर जिनमें से x कॉमन है उसमें से x कॉमन ले लीजिए, t प्लस 2x कॉमन बराबर t। ये हो गया माइनस का t बराबर में माइनस का t। अब भाई ये दो समीकरण बनेगी, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करिए। पहले x का गुणांक सेम करिए, इस वाले गुणांक से इसको संक्रिया करवाइए, इस वाले गुणांक से इसको संक्रिया करवाइए, x का विलोपन करिए और y निकालिए, जो कि बहुत बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब कई बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपकी दिक्कत क्या आएगी, आप y का मान आपको दिया, आप y का मान यहाँ रखेंगे, ये आपसे x का मान भी रखवाएगा, बोलेगा x का मान लाओ। कहाँ से लाएंगे आप x का मान? ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास y का मान है, रख दीजिए y का मान। y का मान आप रख देंगे, अवकलन भी कर देंगे, dy बाई dt भी बन जाएगा, ठीक है। जहाँ y चाहिए होगा वहाँ रख देंगे, t की जगह t आ ही गया। x की जगह कहाँ से लाएंगे? x की जगह आपको कुछ चाहिए होगा, x का मान चाहिए होगा, x का मान तो आपने निकाला ही नहीं है। या तो ऊपर से आप x का मान निकालिए, वो ले जाके वो x का मान और ये y का मान रखिए, और फिर क्या गारंटी है कि a आंसर रहेगी। अगर a आंसर ना हुआ तो फिर b ट्राई करना पड़ेगा, b आंसर ना हुआ तो c ट्राई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन जो यूजलेस है, ऐसे क्वेश्चन किसी भी हाल में ना करें, कभी भी ना करें। आपको आप बहुत अच्छे से आते हो तो भी ना करें, ये हर हाल में नेगेटिव है, ये नुकसान ही पहुंचाएगा। सर कर लीजिए, कम से कम मिनिमम से मिनिमम, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो भी आपको 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन में लगेंगे। और 3-4 मिनट अगर किसी क्वेश्चन में लगते हैं तो उसके बाद में वो सही गलत से परे जा चुका है, वो गलत हो चुका, अब उसको आप चाहे सही करते रहिए, वो नहीं होना, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों का, बचिए, आरपीसी के मजाक से बचिए। अगले आ जाते हैं विशिष्ट समाकल, मतलब पीआई ज्ञात कीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, पीआई ज्ञात कीजिए। तो डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d वाई। क्यों इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है आरपीसी के? क्या हो गए? तो शायद हो सकता है कि आरपीसी ये सोच रहा है कि कम से कम किसी को पता तो हो कि बड़े हैं, वो कर रहा है, उसके बाद उसको पता चला अच्छा तो बड़ा है। तो ऐसे को फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालते होंगे कि पहले डले तो सही। कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि लंबा है क्या, वो करेगा तब उसको पता लगेगा अच्छा ये तो लंबा हो गया, मैंने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, है ना। तो शायद ये भी मतलब पूरा साइकोलॉजी के साथ ही पेपर बनाया जाता होगा, मनोविज्ञान को देखते हुए। डी बाहर गुणनखंड 3 और 2, डी कॉमन आ जाएगा, 3 और 2 गुणनखंड हो जाएंगे, तो डी माइनस 3 और डी प्लस 2, और इसको ए की पावर 0x लिख लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग करने पर इसमें यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते। तो ये एक ब्रैकेट ऐसा है जो 0 नहीं दे रहा है, मतलब 2 ब्रैकेट 0 नहीं दे रहे हैं, एक ब्रैकेट 0 दे रहा है, तो x की पावर 1 बट्टा फैक्टोरियल 1। इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, इनमें 0 रख ही देंगे, तो माइनस का 3 इंटू 2, ये ए की पावर 0x का इलाज हो गया, ठीक है। 1 बटा डी को वेट करवाइए, इनमें से 3 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, माइनस का 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, माइनस का 1 बटा 6 कॉमन, और इनको ऊपर ले जाइए, 1 माइनस डी बटा 3 की पावर माइनस 1, 1 प्लस डी बटा 2 की पावर ऊपर है आपका एक्स स्क्वायर। कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा, ये हो गया एक्स बटा माइनस का 6, ये माइनस 6d, इस ब्रैकेट को खोलिए, जान ले लेगा ये भी, डी बटा 3
डी स्क्वायर बटा 9, 2 पावर तक ही विस्तार कर रहा हूँ क्योंकि x की पावर 2 ही है, तो 2 पावर तक सफिशिएंट होगा। डी बटा 2 डी स्क्वायर बटा 4, ब्रैकेट खोलिए, गुणा करिए, पहले 1 से गुणा करेंगे। हाय भगवान, ये तो बहुत लंबा जाने वाला है। एक में आपको डी की पावर 3 भी लेनी पड़ेगी क्योंकि एक डी आप काट सकते हैं तो डी बच जाएगा। डी की पावर 3 बटा 7, डी की पावर 3 इसमें भी लेना पड़ेगा, डी की पावर 3 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। बताइए, अब इतनी गुणा करेंगे फिर डी का भाग देंगे, डी की पावर 3 तक चल जाएगा क्योंकि 1 बटा डी जो है वो बाहर वेट कर रहा है, इसलिए डी की पावर 3 तक के जो पद हैं वो चलेंगे। अब इतने पदों को गुणा करना फिर आउटलाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले 1 से करेंगे, फिर जोड़ना घटाना, ठीक है ना। अब आप पे फ्री छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, क्योंकि भाई ये बहुत लंबे क्वेश्चन है। तो इतने बड़े क्वेश्चन बनाने का देखिए, नंबर ही देखिए नीचे 108, 36, बड़े बड़े नंबरों में क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, कितना बड़ा है। तो शायद ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए भी वजह जाने जाते हैं कि भाई कोई बंदे को पता तो चले कि ये लंबा तो है, पता ही नहीं है किसी को तो उसको तो करने दीजिए। जिसको पता है वो छोड़ देगा, वो समझदार है क्योंकि उसने तैयारी की हुई है, मेहनत की हुई है, तो उसको तो पता है लंबा है तो वो छोड़ देगा। बाकी जो उनको नहीं पता उनको तो ट्रैप में फंसाएं। तो बहुत अच्छा खासा है ये। अगर आप बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर 20-20 नंबर के क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वरना नॉर्मली तो सेकंड ग्रेड या के लिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आना संभव नहीं है। तो समझिए, समझदारी सीखिए कि क्वेश्चन बनाए इसीलिए जाते हैं कि आपको फंसाया जाए, आपको ट्रैप किया जाए। आप तो इसलिए ध्यान रखें, पहचाने क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन लंबा है। अब ये क्वेश्चन सही गलत से परे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या ये लगता है ये सही होने वाला है? नहीं होने वाला। कितना भी आप मिनिमम से मिनिमम करिए, ये 4 से 5 मिनट, 5 से ज़्यादा आप करके देख लीजिए। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को करिए, और अगर आपको मिल भी जाएगा, कहाँ मिलेगा उसकी जगह बता देता हूँ। आप डॉक्टर गोखरू की एक्सरसाइज में जाइए, ये आपको 6.5 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.5 में जाइए आप, आपको 6.5 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और वहाँ जाके देखिएगा इसको, डॉक्टर गोखरू की बुक। तो आपने एक चीज़ तो गौर की होगी भी आपने, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के कहीं ना कहीं लिंक डॉक्टर गोखरू वाली बुक से जुड़े हुए हैं। तो पूरी अवकल समीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो डॉक्टर गोखरू, लगभग सारे क्वेश्चन डॉक्टर गोखरू वाली में से आ रहे हैं अभी तक। तो आप डॉक्टर गोखरू वाली बुक जो मैंने करवाई हुई है, मैंने जितनी है सारे करवाए हैं मैंने। कई बच्चे ने मुझे कहा सर आपने बहुत करवा दिया। अरे बहुत, एक बात बताओ, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया? अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखे, कहाँ से ऐसा टॉपिक है जो छूटा है? वो कहीं नहीं छूटा, हर चीज़ आई है। अब कोई कहे सर ये लंबे वाले, देखिए लंबे वाले भी आए हुए, छोटे वाले भी आए हुए, सारे आए हुए। इवन ये देखिए युगपत अवकल समीकरण जैसा जो उस प्रश्नावली का सबसे हाईएस्ट लेंथी क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है। तो हर चीज़ पेपर में डालिए, हर चीज़ पेपर में डालिए। तो ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ पढ़ें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जान गए होंगे आप। तो कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।